नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप मेरे साथ देख रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी को, और हम लोग आज फिर एक बहुत ही बड़ी चर्चा पर हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार की हार हुई है उसके बाद से आपको एक राजनीतिक बिखराव सा दिख रहा है, और जिस गठबंधन ने अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया था उसके हाल क्या है। कोई पूछ रहा है कुछ और, कोई कह रहा है कि अब उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए, कोई कह रहा ममता बनर्जी को बना दो, अखिलेश की पार्टी के ने कहा कि वो नेता है। आखिर इंडी गठबंधन की अब राजनीति क्या है, क्या कर रहा है इंडी गठबंधन और क्या करेगा, इस पर बात करते हैं भाऊ साहब से। भाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पॉइंट की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से। दरअसल ये इंडी गठबंधन को लेके बड़ा चर्चा शुरू हो गई है कि अब इंडी गठबंधन की रणनीति क्या होगी, क्या करेगा इंडी गठबंधन। तो ये एक बात तो मानना पड़ेगा कि मैं हमेशा बोलता रहा, ऐसा कोई गठबंधन है ही नहीं। ये भ्रम पैदा किया गया, भ्रम, और मीडिया ने ही पैदा किया। लोगों की एक धारणा बनी ऐसा कुछ गठबंधन है, लेकिन हमने कब देखा? देखो, इस गठबंधन का कोई ऑफिस है? आप मुझे बताइए, कई ऑफिस है तो, या इनकी कोई किसी एक पार्टी हो, इनमें से एक पार्टी है, उसके ऑफिस में मीटिंग हुई, उनकी कोई कोऑर्डिनेशन बॉडी है, उसका कोई संयोजक या कन्वेनर है, उसका कोई प्रमुख चेहरा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या है। हाँ, एक किराने की दुकान है जहां सीजन आएगा दिवाली के पटाखे भी मिलते हैं, कभी सीजन आया छाता मिलता है, रेनकोट भी मिलता है। और आप अगर अक्टूबर में जाओ तो बोले अभी तो सर्दी का सीजन है, अभी बारिश तो है नहीं, आप छाता कैसे मिलेगा? ये जो किराने की दुकान होती है वो 12 महीने चलानी है तो अलग अलग माल रखना पड़ता है, लेकिन उसको कोई ब्रांडेड दुकान नहीं बोल सकते। तो इसी तरह से मोदी को हराना है, अभी मोदी को 5 साल बाद हराना है, तो बीच में इस दुकान की क्या जरूरत है? ये जो दुकान बनाया गया था या बनाने की कोशिश हुई थी वो था मोदी को हराने के लिए, 2024 के लिए। और आपको याद होगा तो जून 2023 में इसकी शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने जी। नीतीश कुमार कोलकाता गए, ममता से मिले, फिर मुंबई में आकर उद्धव से मिले। उस वक्त उद्धव अपोजिशन में थे, कुछ था, लेकिन ये सब जब चल रहा था तो उसका आधार क्या था? बस मोदी को हटाना है। ये हटाना आपकी मंशा हो सकती है, लेकिन उसके बाद आगे चलकर आप क्या करने वाले हो उसका भी आम जनता को बताना पड़ेगा कि भाई मोदी को हटा के हम ऐसी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, हमारी ऐसी नीतियां रहेगी, हमारी ऐसी पॉलिसी रहेगी, तब जाके लोग उसको हटाएंगे। देखो, एक एक चुनाव क्षेत्र है, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, उससे उस एमएलए को या एमपी को हटाना एक बात होती है, लेकिन एक सरकार को हटाना है तो वहां नीति का मामला आता है, वहां नीति का मामला आता है। तो इनके पास नीति नहीं थी, उसका कोई कोऑर्डिनेशन संगठन नहीं था। आपको याद होगा कि जब एनडीए बनी थी वाजपेयी के जमाने में, उसकी भी बहुत सारी मीटिंगें नहीं होती थी, या उसका कोई ऑफिस था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री या अपोजिशन में बैठे हुए वाजपेयी थे, उनके घर में बैठकें होती थी। हमने कहीं देखा ऐसा? नहीं देखा है। यूपीए के जमाने में थोड़ा कुछ होता था, लेकिन जब सोनिया की मर्जी में आए कि भाई मीटिंग लेनी चाहिए, तो वो शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू ऐसे लोगों को बुलाती थी और बैठ जाते थे, उससे कोई संगठन नहीं बनता। तो इंडिया इंडिया ये पोस्टर बनाओगे, आप सब कुछ बनाओगे। आप मुझे बनाइए कि एक फिल्म का नया फिल्म बनने वाला है, उसका पोस्टर आ गया, उसका मतलब फिल्म नहीं बनी ना, फिल्म तो बननी है अभी, जिसकी स्क्रिप्ट चाहिए आपके पास। स्क्रिप्ट के बाद भाई कैमरा कौन चलाएगा, म्यूजिक कौन देगा, गाने कौन लिखेगा, उसका कोरियोग्राफर कौन रहेगा, अलग अलग जगह जाकर शूटिंग करनी है, सेट कौन सा, स्टूडियो कौन सा, बहुत सारी बातें होती है। अब एक पोस्टर बनाओगे
तो उससे पिक्चर तो बनती नहीं ना। तो बिल्कुल ये बात है। मैं भी अभी वो कहने में कोई हर्ज नहीं है। 55-60 साल पहले हम जब पहले कॉलेज में गए थे तो फिल्मों के बड़े शौकीन थे, तो हमारे भी दिमाग में आता था मैं फिल्म बनाऊंगा तो उसका ये ऐसा होगा, उसकी स्टोरी ऐसे। अरे लेकिन हमारे नोटबुक पर कोई एक पोस्टर जैसा कुछ लेटरिंग बना के फिल्म नहीं बनती ना। तो ये सब इंडी अलायंस जिसको आप बोल रहे हैं, जो 2.5 साल पहले प्रयास शुरू हो गया था, अचानक जो शुरू करने वाले थे नीतीश कुमार, वही 1 साल होते होते वहां से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि उनको कन्वेनर बनना था। बस उनको कन्वेनर बनने नहीं देना है, मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है, यानी किसको क्या बनने नहीं देना है, यही तो एजेंडा था। तो अगर आपका एजेंडा किसी को कुछ बनाने देना नहीं है, तो आपका एजेंडा ये भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस को ऐसा कोई गठबंधन बनाने नहीं देना है, और वो सक्सेसफुल हो गया। आज बिहार में अगर आपका गठबंधन, अब देखो ये नीतीश बाबू जेडीयू वगैरह बीजेपी के साथ थे, उनका एनडीए गठबंधन है, बहुत पुराना है, वापस जाते आए, पलटू राम वगैरह छोड़ दो, लेकिन वो थे। तो उनमें 6 महीने से प्रयास चल रहा था ना, उनको चुनाव जीतना था, चुनाव जीतना था। तो वही चुनाव जीतना है तो हर चुनाव क्षेत्र में लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप कितने सीट लड़ोगे, इसका सीट का बंटवारा होना चाहिए, उसमें कौन क्या मदद करेगा। एक जगह पर दो पार्टी के प्रत्याशी हो गए तो एक को समझाना पड़ेगा, दूसरे को लड़ाना पड़ेगा। ये सब तैयारियां चल रही थी। इनके पास पर्चा भरने का और विड्रॉल का टाइम समाप्त होने तक किसी भी चुनाव क्षेत्र का कैंडिडेट इंडिया अलायंस बन के सामने नहीं आया था। तो इंडिया अलायंस थी कहाँ? देखो और एक उदाहरण मैं देता हूँ। हम कहीं शादी में जाते हैं, कहीं मुंडन का कोई प्रोग्राम होगा या कोई लंगर में जाएंगे, तो पंक्तियां बैठती है, लोग खाना लोग बैठते हैं, उनके सामने थालियां रखी जाएगी, उनमें कुछ परोसा जाएगा, जो कुछ होगा हर एक के थाली में थोड़ा 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 पड़ते जाएगा, ठीक है। वो पंक्ति बैठती है ना, हमारे मराठी में उसको पंगत बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ पंक्ति बैठती है। लेकिन ये हमारी संस्कृति है। इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, इंडिया अलायंस थी, वो बूफे जैसी थी। बूफे लंच, बूफे डिनर होता है, यानी बहुत सारे समझो 80-90 पदार्थ बने हुए और अलग अलग बर्तन में पड़े हुए, वो गर्म रखने के लिए नीचे कुछ लगाया हुआ है, उठाने के लिए चमचे वगैरह रखे हैं, प्लेटें रखी है, जाओ अपने को चाहिए वो उठाओ और जहां कहीं जगह मिले बैठकर खा जाओ, ना तो खड़े खड़े खा जाओ, उसको बूफे बोलते। तो मैं इसका वर्णन ऐसे करता हूं कि जो कोई इंडी अलायंस नाम की चीज थी, वो बूफे था, वो बूफे था। आपको अगर गुलाब जामुन अच्छा लगता है, आप गुलाब जामुन उठाएंगे, मुझे चिकन अच्छा लगता है तो मैं चिकन का लेग पीस लेकर आ गया। सबको एक जैसा नहीं मिलता, उसको बूफे बोलते हैं। और आप अगर शादी या लंगर में बैठे हो तो सबको सब कुछ मिलता है, कम ज्यादा होगा, आप बोलेंगे उतना मिलेगा, अगर कम है तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो संगठन जो होता है, गठबंधन जो होता है, तो मैं मानता हूं कि लंगर जैसा होना चाहिए। शादी घर के जो त्योहार होते हैं, शादी वगैरह मामले होते हैं, उसमें जैसे इकट्ठा बैठकर खाते हैं, खाने का मजा लेते हैं, एक दूसरे को आग्रह किया जाता है। अगर वो है तो गठबंधन है, वरना गठबंधन है नहीं, बूफे है। आपने खाया, पूछना पड़ता है ना, जाके खाना खाया, अरे बूफे लगाए, जाओ उठाओ। वहां चाइनीज है, यहाँ पंजाबी है, वहां साउथ इंडियन है। शादी ब्याह में ऐसा नहीं होता, शादी ब्याह में ऐसा नहीं होता जी। तो ये जो चीज थी तो वो थी ही नहीं। इसको आप बोल रहे कि इस पंक्ति का क्या होगा, ये खाकर कभी उठेंगे, अरे जो बैठे ही नहीं है, पंक्ति में बैठे नहीं है,
वो खाना खाकर कब उठेंगे, ये सवाल गलत है जी। ये अच्छा। गठबंधन था नहीं और आगे चलकर रहेगा भी नहीं। और मुझे याद आता है जब 2024 का चुनाव चल रहा था, एक जगह कई प्रोग्राम में मुझे मेरी किताब की विमोचन थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस मिले थे, महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। उनसे बात हो गई थी तो उन्होंने मुझे पूछा था कि कैसा लगता है आपको, ये सामने वाला इंडी गठबंधन कितना चलेगा। मैंने बोला कौन सा गठबंधन, आपका जो गठबंधन है एनडीए, वो कहता है हम डबल इंजन है, ऊपर भी हमारी सरकार है नीचे भी है, तो डबल इंजन हो गए। इनके 28 इंजन है लेकिन एक भी बोगी नहीं है, तो इनकी ट्रेन बनेगी, 28 इंजन लगेंगे लेकिन पैसेंजर को बैठने की जगह चाहिए, वो इंजन चलाता नहीं है, ये यार्ड से बाहर निकलेगी ही नहीं। और आज आप मुझे वही पूछ रहे कि इनकी गाड़ी यार्ड से निकली कि नहीं, अरे इंजन पूरे यार्ड में पड़े हुए सड़े हुए। तो उसका कोई भूतकाल नहीं था, वर्तमान नहीं था, तो उसका भविष्य भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन भाऊ अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि अब ये जो है पीडीए का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब तो ये जो है डेवलपमेंट होगा, असेंड होगा, प्रोग्रेस होगा, विकास मतलब असेंड उत्थान होगा। उन्होंने ये पहला काम किया। उसके बाद फिर पत्रकारों को भी थोड़ा सा कसा कि आप नहीं देख पाओगे ये सब चीजें। उसी तरह से एक बड़ा डिफरेंट आइडिया लेके आ गए हैं, क्योंकि अब तेजस्वी अगले 2029 तक तो उनके पास कोई काम मुझे लगता नहीं कि होगा, क्योंकि इस पूरे उसमें। लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया, उन्होंने कहा कि अब हार के कारण ढूंढे जाएं पूरे समय में। और उनके सलाहकारों ने उनको समझा दिया कि पहले हार का कारण घर में ढूंढा गया तो बहनें बाहर आ गई, सड़क पर उनको भेज दिया गया। अब उन्होंने ढूंढ लिया कि वो जो गाना गा रहे थे उन सबको, 32 लोगों को, तो ये जो हार के कारण ढूंढ रहे हैं, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं या कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? देखो, एक कहानी मैंने कभी बहुत साल पहले पढ़ी थी कि एक गांव के 7 जवान लड़के थे, वो दूर के गांव में कोई मेला था, वहां गए थे। तो चलते चलते गए थे, 15-20 किलोमीटर कहीं था मेला। तो उनके मन में डर था, साला आने वाला रास्ता, जाने वाला रास्ता अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गुम हो जाएगी। तो एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर चल रहे थे और बीच बीच में गिनते थे सब साथ के साथ जगह पर है कि नहीं। और मेले में पहुंचे तो भूल गए, मजे ले लिए और वापस लौटने लगे। तब बोले अरे सब लोग है कि नहीं देखो, तो हर कोई गिनता है और 6 ही निकलते। तो बोलो तुझे गिनना नहीं आता, हट जा। दूसरा गिनता है, तीसरा गिनता है, कितना भी ट्राई किया तो एक गायब है। इसका कारण ये था, गिनने वाला खुद को गिनता नहीं था। तो ये हार होने के कारण जब ढूंढते हैं तो खुद को छोड़कर दूसरों की गलतियां निकाले बैठे। मैं तो गलत था ही नहीं, तेजस्वी गलत है नहीं, राहुल गांधी गलत है नहीं, लालू प्रसाद यादव गलत है नहीं। इनमें से कौन अपनी मेरी गलती हो गई ऐसा कहने वाला कौन है, मुझे दिखा दो। मैं मान लूंगा कि ये सीरियसली हार के कारण ढूंढ रहे। वो कारण नहीं ढूंढ रहे, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे। अगर ईमानदारी से आपकी हार का कारण आपको ढूंढना है तो आपसे शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी। जो कुछ अच्छा करना है अपने घर से शुरू करो, खुद से शुरू करो। कि शांत बैठ जाओ और सोचो कि मैंने क्या गलती की। क्या तेजस्वी इसके लिए राजी हो गए या ढूंढ लिया कि लोगों के सामने पत्रकार हमारी ये गलती हो गई, मेरी ये गलती हो गई? नहीं। अब कोई यूट्यूबर्स लाए थे, इनके साथ ये कहीं से ब्रिज पर रात को डांस करते, या राहुल गांधी मछली पकड़ने जाते, कोलंबिया निकल जाते। क्या राहुल गांधी ने कबूल किया कि मुझे उस समय कोलंबिया नहीं जाना चाहिए था? ये मुझको पार्टी की मीटिंग लेने के बजाय किसी यूट्यूबर के साथ रास्ते पर डांस नहीं करना चाहिए। ये बोला इसमें से किसी ने?
इसका कारण ये है कि हर कोई खड़ा हो रहा है और बाकी सबको गिन रहा है, खुद को नहीं गिन रहा है। और ऐसे कारण नहीं ढूंढने जाते, आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब तक खुद अपनी गलती आप ढूंढते नहीं और सुधारते नहीं, बाकी की बातें आप नहीं सुधार सकते। बाकी की बातें, अब मेरे जैसा कोई इंसान है और दूसरों को बोलेगा यार सिगरेट पीना गलत है, तो मैंने तो 50 साल पिए, तो बोलेगा तूने क्यों 50 साल पी थी, अब गला खराब होने के बाद बकवास कर रहा है, तो मैं तो कम पीऊंगा, ऐसे सामने वाला बोलेगा ना मुझे। मैं खुद का उदाहरण देता हूं, औरों की नहीं। तो बात यह है कि आप अगर गलतियां ढूंढना चाहते हो तो अब और एक बात देखिए, जब इतना बड़ा सक्सेस मिला है उसके बावजूद मुझे मालूम है बीजेपी का एक ग्रुप उस पर काम कर रहा है कि कुछ भी हो, वोटिंग परसेंटेज में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो इसके कारण एक एक चुनाव क्षेत्र लेकर बीजेपी का एक ग्रुप उसका अभ्यास कर रहा है। यानी हारने के बाद अभ्यास करना नहीं होता, अच्छी जीत पाने के बाद भी अगर बीजेपी ये सचमुच हमारा सक्सेस है या लॉटरी लगी, इसका भी अभ्यास करता है, और वो इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब लगे आप लालच से काम कर रहे हो, आपको काम होने से मतलब नहीं है, उससे मेरे लिए क्या निकलने वाला है उसमें अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप ना कारण ढूंढ पाओगे, ना गलतियां ढूंढ पाओगे, ना उसमें सुधार कर पाओगे। और इसलिए अब जो बोले कोशिश क्या है, कोशिश क्या होता है, एक चुनाव में, जंगल में चुनाव होता है, बोलता है ये शेर हमेशा क्यों राजा रहेगा, डेमोक्रेसी चाहिए, तो सब मिलकर एक बंदर को राजा बना देते और चक्रवात आ जाता है, बोलते तू राजा है कुछ कर, तो ये इस पेड़ से उस पेड़ पर उस पेड़ से जंपिंग करता रहता है, गुलाटी मारता रहता है। लोग पूछते हैं यार तू राजा है कुछ कर, तो कर रहा हूं ना, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, क्या कर रहा है, गुलाटी मार रहा है। तो आप जो कोशिश कर रहे बोल रहे हो, ये गुलाटी मारने से और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जी। अच्छा भाऊ, आप बिल्कुल जो इंडी गठबंधन के लिए आपने बताया कि ये भूत है जो सिर्फ नेताओं को दिखता है, जनता को नहीं दिखता, पत्रकारों को दिखता है, सबसे पहले पत्रकारों को दिखता है, और पत्रकार देखते हैं जो सेक्युलर वगैरह पत्रकार है ना, लिबरल, उनको दिखता है कि सब इकट्ठा हो जाएंगे तो बीजेपी हार जाएगी। अभी भी बिहार में कुछ 45-48% वोट है, 52% तो खिलाफ है, आप सब इकट्ठा हो जाओ, कागज पर दिखाई देता है 48 से 52 ज्यादा होते हैं, तो इनको कागज पर दिखाई दिया। ये लोग पार्टी वालों को कन्विंस करते हैं, देखो बीजेपी को हराना आसान है, 4% ज्यादा है। अब इनको पहले भूत दिखाई देता है, जो खुद को एक्सपर्ट मानते हैं, किसी का नाम योगिंदर होगा या किसी का नाम और कुछ राजदीप होगा, ये कागज पर इस भूत का चित्र बनाते हैं और उनको कन्विंस करते, देखो ये भूत ऐसे दिखता है, तो ये पार्टी वाले मान जाते हैं। लेकिन भूत ऐसा है ही नहीं, भूत ऐसा नहीं है। और ये बेचारे पार्टी वाले कन्विंस हो जाते हैं, बोलते हाँ ये भूत है, इसको निपटा देंगे, कोई बात नहीं। भूत जो होता है, जिसको देखना है वो देख सकता है, हमें नहीं दिखाई देता। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं वो जो जब देवेंद्र से मेरी बात हुई थी एक प्रोग्राम में, तो वो अक्टूबर 2023 की बात है, तो कितने 2 साल हो गए, 2 साल हो गए पूरे। 2 साल से मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बाकी दुनिया को भूत दिखाई दे रहा है। ये भूत है जो है ही नहीं, एक आभास है, एक भ्रम है कि भाई इसको हम मानेंगे, तो मानते रहो, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। अच्छा, नहीं हुआ जी। अब भाऊ ये देखिए कि अभी एसआईआर को लेके जिस तरह से इन्होंने भी एसआईआर को ढूंढने की कोशिश की, और एसआईआर में कोई भी 65 आदमी ये पैदा नहीं कर पाई, ये हम नहीं कह रहे,
विरोध के लिए। ये खुद शकील अहमद, जो एक कांग्रेस का बहुत ही कमिटेड लीडरशिप में रहा, वो शख्स कह रहा चुनाव आने। लेकिन अब ममता बनर्जी उसी में ढूंढ रही है। अब देखिए एसआईआर में कि लोग इतने मरने लगे। अरे लोग कैसे मरने लगे? एसआईआर में लोग काम करते हैं, लोग हमेशा काम करते हैं, और फिर हम लोग जब देखते हैं कि अक्सर जो हार्ट अटैक या दूसरी चीजें उनके कारण कुछ भी हो, उन सबको गिन के एसआईआर में डाल रहे हैं। और तो और 10 में से 9 जिले, मतलब मैं देख रहा था कि बंगाल में लगभग 66% वोट बढ़ गया। तो आपके पास तो एसआईआर का बड़ा कारण है, लेकिन इसके बावजूद आप एसआईआर के खिलाफ खड़े होगे। अब वो भी कहने लगे, मतलब अखिलेश जहां यूपी में तो कोई इस तरह की चीज नहीं कह रहे मेरे हर विधानसभा में 50,000 वोट कम हो जाएंगे। ये सब चीजें किस तरफ इशारा करती हैं कि आप चुनाव हारे हो, एक भी जगह रिपोल नहीं हुआ, आपके एजेंट ने विरोध नहीं किया, लेकिन आप है कि मान नहीं रहे। ये क्या चीजें दिखती हैं? वो तो कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर के दाढ़ी में तिनका ये कहावत है, उसका मतलब क्या है? आपको क्यों लगता है ऐसा? अगर हम अभी अभी देख रहे हैं, बिहार का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र में होने जा रहा है जो स्थानीय इकाई का चुनाव, कल तक तो 1 महीना हुआ नहीं है अभी। महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट है उसके खिलाफ एसआईआर करके मोर्चा निकाला था ना, 2 ठाकरे भाई और शरद पवार से लेकर कांग्रेस वाले सब इकट्ठा होकर मोर्चा निकाला था कि होने नहीं देंगे। अब तो जो नगर पालिका चुनाव है, छोटी छोटी इकाइयां होती है, नगर पालिका नगर परिषद, उनके चुनाव के तय हो गए। उसमें से निर्विरोध भाजपा के कुछ 100 चुनकर भी आए, नगराध्यक्ष हो या पार्षद हो, वो चुनकर भी आए, तो चुपचाप काम में लगे। तो ये काम का टाइम है, वो आंदोलन में खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए तो आप जाओ, सही है या गलत ढूंढ निकालो, कंप्लेंट करो। तो बात यह है कि ममता को मालूम है कि बोगस वोटिंग पर ही वो जीत कर आती है, तो बोगस वोट काटे जाए इसके लिए एसआईआर है। और यही ममता है जो मेरा ख्याल है देवे गौड़ा के जमाने में घुसपैठिए बांग्लादेशियों को हटाने चाहिए, इसलिए लोकसभा में कुछ पेपर फाड़ कर सभापति के मुंह पर मारकर, संगमा के मुंह पर मारकर चली गई थी। आज वही उल्टी बात पेश कर रही है, क्योंकि उस बोगस वोट बांग्लादेशी रोहिंग्या पर उसकी जीत निर्भर है। अब ये पूछा जाता है कि बीजेपी को 90% स्ट्राइक रेट कैसे आ सकता है? सवाल ये है कि 90% रेट तो 2010 में नीतीश और बीजेपी का उससे भी ज्यादा था। 243 में 206 सीटें आई थी, इस वक्त तो 4 कम है। तो कहां से स्ट्राइक रेट आ गया? दूसरी बात है कि दुनिया में हम, भारत में हम, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, 60, 65, 70 तक जाता है। अब बंगाल में 80%, 82% वोटिंग क्यों होता है भाई? ये क्या चमत्कार है कि बंगाल में 80% वोटिंग होगी और बाकी राज्यों में 50 से लेकर 70 के बीच में रहेगी। ये 10% बंगाल में क्यों बढ़ता है? इसका जवाब ममता दे रही है। वो पूछेगी कि बिहार में बीजेपी ने 90% स्ट्राइक रेट कैसे लाया और तुमने वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ाया, वो भी पहले बता दो। तो डूबने वाला होता है, वो कारण ढूंढता रहता है और बस बातें ऐसी चलती रहती, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। उसको मालूम है कि उसने ही झूठे, अब वो दिखा रहे ना, कोई वो माहौल क्या है वाला एक रिपोर्टर है, उसका वीडियो मैंने देखा। वो बांग्लादेश की बॉर्डर पर जाकर उधर जो सामान लेकर 5,000 7,000 लोग बांग्लादेश में जाने के लिए भाग चुके, यानी बॉर्डर पर जाकर बैठ गए, हमको बांग्लादेश वापस जाना है। तो वो खुद बोल रहे हैं ना कि हमने इसके पहले झूठा वोटिंग किया है, यहाँ का वोटर कार्ड बनाया है, लेकिन बाप दादाओं का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए भाग रहे। वो सामने बोल रहे, तो ममता वो क्यों नहीं देख रही है? क्योंकि उसको देखना नहीं है। उसको मालूम है ना वो झूठ बोल रहे, ममता झूठ बोल रही है, उसको मालूम है।
और उन्होंने ट्राई करके देखा, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, सब करके देखा है, कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात है कि इसके बाद जब चुनाव होने वाला है तो सेंट्रल फोर्सेस काम करने वाले हैं, और ऐसे वक्त दंगा फसाद चलाने के लिए जो लोग यहां थे उनको ही भगाया जा रहा है, उनको भागना पड़ रहा है। तो दंगा करेगा कौन? दंगा करेगा कौन? ममता की चिंता वोटिंग के लिए नहीं है, जो दंगा फसाद करके खिलाफ जाने वाला वोटर घर से बाहर ना निकले, इसकी जो मशीनरी खड़ी की थी वो टूट रही है, और इसलिए ममता दीदी रो रही है। तो उनके ही प्रेशर से अब बीएलओ, अगर बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है। उसके साथ कोई गलत बर्ताव हुआ होगा तो करने वाले कौन है? चुनाव आयोग तो नहीं है। बात इतनी सीधी सादी है। जी अच्छा भाऊ, जैसे इंडी गठबंधन की बात करने वाले थे और सब चीजें होगी, अब आप ना तो ममता एक भी दिन प्रचार करने आई, ना ममता ने एक भी मदद की, अब ना ही बंगाल में इनको, वो बंगाल में अब इस महागठबंधन का कोई वजूद दिखेगा भी नहीं, कोई जाने की बात भी नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है केरल, वहां तो जाके उसी के साथ लड़ना है जिसके साथ ये गठबंधन में थे। तमिलनाडु में उसका कोई मतलब नहीं है, जो आए थे उसके बाद उन्होंने कभी तेजस्वी के लिए या किसी गठबंधन के लिए कोई वोट नहीं मांगे। रेवंता रेड्डी जब आए तो आने के बाद चले गए। तो ये जो कहानियां हैं, जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें तो कहीं ये सोचने की भी बात नहीं आ रही है। तो फिर ये किस तरह से इसको बनाने की, राहुल गांधी को जो लीडरशिप देने की जो एक कांग्रेसी गठबंधन की लगातार कोशिश रहती है, अब उनके आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि साहब हम अब अगले चुनाव में हम कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो गठबंधन से सब भाग रहे हैं। नहीं, राहुल की चिंता अलग है। राहुल की चिंता ऐसी है कि असम में तो उनको सीधे सीधे बीजेपी से लड़ना है, केरला में उनकी जो यूडीएफ है और एलडीएफ, इनमें झगड़ा है, यानी लड़ाई है। तमिलनाडु में जो कटोरे में डीएमके डालेगी उस पर चुपचाप बैठना है। हाँ, और बचा यूपी। यूपी में अखिलेश साथ रहेगा कि नहीं, इस पर सवाल है। तो एक अखिलेश छोड़कर बाकी 4 राज्य जो है, वहां किसी मित्र दल को डुबाने का कोई कोशिश करने की अवसर ही नहीं है। राहुल का मतलब क्या है कि मित्र दलों का नुकसान करना। राहुल का दुख आप समझ लो कि उसको डर है कि अगर अखिलेश भी साथ नहीं आएगा तो यूपी में मैं किसको डुबाऊंगा। तो उनके, आप मीडिया क्या बोल रहे हैं छोड़ दो, मीडिया को कुछ समझ में नहीं आता। राहुल गांधी का दुखड़ा ये है कि मुझे तो मित्र दलों को डुबाना है, मैं तो पार्टी डुबा चुका हूं, अब डुबाने के लिए कुछ तो चाहिए। जुआरी जो होता है, वो जुआरी पहले अपने पैसे उड़ा देता है, फिर अपनी पत्नी के बच्चों के पैसे होते या गहने होते उड़ा देता है, फिर दोस्तों से उधारी मांगने लगता है। दोस्त का मतलब मित्र दल। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को पूरा जुए में उड़ा चुके हैं। अब उनको उड़ाने के लिए दोस्तों से उधारी की जरूरत है, और उधारी का मतलब मित्र दलों से गठबंधन होता है। और इनका ये चिंता है कि 4 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, और सिर्फ अगर कोई अवसर है तो यूपी में है, अखिलेश की मेहरबानी हो जाएगी तो अखिलेश को डुबा दूंगा। वो भी 27 में, 26 में तो नहीं है। 26 में तो 5 राज्यों में कहीं दिख ही नहीं रहा। प्रॉब्लम है उनका वो प्रॉब्लम है। और बंगाल में तो ममता इनको दरवाजे पर खड़ी नहीं करती। पिछला लोकसभा चुनाव हो, उसके पहले का हो, उनको साथ लिया ही नहीं ना विधानसभा ना लोकसभा। ममता इंडी अलायंस में इसलिए है कि वो दिल्ली की राजनीति में, चुनाव में नहीं। बंगाल के चुनाव में ममता इनको खड़ी नहीं करती। और दूसरी बात है, आपको याद होगा तो पिछली लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने यूपी में ममता को 1 सीट दी थी। जी, चंदौली के पास 1 सीट दी थी जी। तो शायद बंगाल के चुनाव में ममता अखिलेश के साथ 10-5 सीटों का एडजस्टमेंट कर सकती, कांग्रेस के साथ नहीं। कांग्रेस का कोई वजूद है ही नहीं, है ही नहीं।
तो इसलिए राहुल गांधी की जो समस्या है, और बाकी बचे हैं हमारे लिबरल पत्रकार, हाँ, उनकी ये समस्या है कि ये झुंझुना हाथ से निकल गया तो रोज बजाएंगे क्या। राहुल गांधी और इंडी अलायंस ये लिबरल पत्रकारों के लिए झुंझुना है। अगर उसकी आड़ लेकर वो झुंझुना बजाकर गया, मोदी तू गयो, अमित शाह के कान खड़े, ये जो हेडिंग देने वाले हैं, हेडिंग्स, उनकी हालत हो जाएगी ना। चिंता उन पार्टियों को नहीं, किसी भी पार्टी को आने वाले चुनाव की चिंता नहीं है। उन्होंने पार्टी बनाई, उससे उनकी आइडिया क्लियर है कि हमको हारना है या जीतना है और लड़ना है, जो ताकत है उस हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन जो अपनी कलम से या कैमरा से मोदी को रोज हराना चाहते, समस्या उनकी है। उनके लिए इंडी अलायंस चाहिए। इंडी नहीं तो ठीक है भाई, यूपीए रिवाइव करो। अब यूपीए कहाँ है आपको पता है, मुर्दा घर में पड़ी है। वो बॉडी क्लेम करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। पिछले 2-3 साल से यूपीए नाम का एक मुर्दा, वो मुर्दा घर में पड़ा हुआ है। किसी ने क्लेम किया, सड़ रहा है उधर, उसने में ये अधमरा हो गया। अब इंडिया अलायंस का मुर्दा उसी मुर्दा घर में जाएगा तो उसको भी क्लेम करने वाला कोई नहीं है। अब मुंबई में बीएमसी में देखो, कांग्रेस बोल रही कि हम राज ठाकरे को अगर साथ लेते तो उद्धव के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। मुझे महाराष्ट्र में तो अजीब लगता है जी। कि मानो देखिए, अब जो मैंने बोला ना 100 लोग बीजेपी के निर्विरोध चुनकर आए, तो उसने एक बात मालूम है आपको, आखिरी दिन में कांग्रेस के और एनसीपी के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आखिरी मोमेंट पर अपना विड्रॉल कर लिया, इसलिए बीजेपी वाले जीत गए। तो उनको टिकट किसने दिया था? देवेंद्र ने दिया था, बावनकुळे ने दिया था, रविंद्र चौहान ने दिया था, आपने तो दिया था। तो कांग्रेस में स्लीपर सेल बीजेपी के कौन है आपको पता चलेगा। जो कांग्रेस में टिकट का बंटवारा करने का अधिकार राहुल गांधी ने जिनको दिया है, वही तो कांग्रेस के स्लीपर से, बीजेपी के स्लीपर सेल है, जिनके नाम से रोज हमारा वानखेड़े वगैरह रोना रोना चालू करता है, ये स्लीपर सेल है, वो स्लीपर सेल है। यानी स्लीपर सेल की कुछ की फैक्ट्री इन्होंने बनाई है क्या, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की, मुझे पता नहीं चलता। बात यह है ना कि अगर 100 लोग चुनकर आए तो अगले चुनाव जो जिला परिषद, तहसील के हैं और कॉरपोरेशन के हैं, उसमें इस ढंग से ना हो, इसके लिए आप क्या कुछ करोगे? नहीं, अभी चिल्लाना शुरू। पहले तो वोट चोरी होती थी, अब उम्मीदवार चुराना शुरू हो गया। अरे चुराना शुरू हो गया बोल रहे हो, तो टिकट तो तुमने दिया था ना। कांग्रेस के उम्मीदवार का टिकट बंटवारा, एबी फॉर्म जो कुछ है, वो बीजेपी के ऑफिस से नहीं होता ना, आपने दिया था एबी फॉर्म। और उसके बावजूद उन्होंने लास्ट मोमेंट पर बीजेपी के उम्मीदवार के लिए विड्रॉ किया है, तो आपके पास से टिकट लिया गया, तो आपने उसको दिया क्यों था? तो उस पर चर्चा मत करो, उम्मीदवार चोरी, बस चिल्लाते रहो, करना कुछ भी नहीं है। तो इस ढंग से अगर कांग्रेस चलती रही तो वो मीडिया में बचेगी। मैंने परसों मेरा ख्याल जयपुर डायलॉग या कहीं एक बात बोली कि आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस जो है वो जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सिमट जाएगी, बस वहां रहेगी। जैसे हम देखते कि लेफ्ट फ्रंट जो है सीपीआई, सीपीएम वगैरह वगैरह, वो तो अभी बची कहाँ है, सिर्फ जेएनयू में बची है। लेफ्ट फ्रंट है कहाँ? त्रिपुरा में नहीं, केरला में नहीं, बिहार में नहीं, उड़ीसा में नहीं, कहाँ बची है? जेएनयू में बची है। स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता, अब वो कोई बच्ची है आरजेडी की, क्या उसका नाम, मैंने वो वहां से आई है ना, जेएनयू से, भारती करके जो है, हाँ कंचन भारती है शायद, या कुछ दो लोग हैं जी। तो आहिस्ता आहिस्ता देखो, जो पैरासाइट होते हैं
वो पैरासाइट दूसरे का खून चूसकर जिंदा रहते हैं। अगर आप उनको ताकत बढ़ी करके साथ लोगे तो तुम तो मर जाओगे, पेड़ तो मर जाता है ना, पेड़ तो मर जाता है। तो इसको आप ताकत बढ़ना समझोगे। अब अच्छी बात एक सुनी मैंने कि अखिलेश ने अपशब्द का इस्तेमाल ना करे ऐसा फतवा निकाला है जी, मायावती तो ये जी के खिलाफ। हम मायावतियों किसके भी खिलाफ गलत शब्दों का, आपका पॉइंट जो है, आपका जो नैरेटिव है वो पुश करो, दूसरों की गलतियां दिखाओ, दूसरों को गालियां देना ये आलोचना भी नहीं है ना, गाली आलोचना नहीं होती। और उससे देखने वाले लोग सोचेंगे अरे ये छोटी छोटी बात पर गाली देता है, उसके हाथ में सत्ता आ गई तो ये क्या करेगा। सामने वाले लोग सोचते हैं ना, बिल्कुल सोचते। अगर आप मुझे बोलो कि आपने देखा कहीं ये माँ पर से, बाप पर से, बहन पर से कोई गाली देते जा रहा है, भले उसकी चोटी हो, उसने धोती पहनी हो या भगवी शाल पहनी हो, पंडित जैसा दिखता हो, क्या पूजा करने के लिए उसको घर लाओगे? नहीं लाओगे। बोले इतना गाली गलौज करता है, ये मंत्र क्या बोल सकता है? तो प्रवक्ता हो, नेता हो, वो जब लोगों के सामने आता है तो आगे चलकर ये एमएलए एमपी बनेगा तो शासन में, प्रशासन में, पार्लियामेंट में अच्छा काम करेगा, ये सोच में आना जरूरी होता है। गाली गलौज करने वाला नेता नहीं बनता, लोग वोट को वोट नहीं देते। जी, आखिरी सवाल भाऊ, आपने बड़े जो कहा था वो दोबारा से साबित होता जा रहा लगता है मुझे। आपने उस दिन कहा था, लोगों को बड़ा अजीब भी लगा था जब मैं भी पहली बार आपके मुंह से सुन रहा था कि ओवैसी को आप कह रहे थे कि भाई उसको आप पसंद करते हैं उस मामले में कि वो उन धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलर धर्मों के पाखंड को सामने ला रहा है। दरअसल कल से 2 दिन से बैरिस्टर ओवैसी साहब जो है अब बिहार पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर सीमांचल का विकास करता है नीतीश कुमार सरकार करती है तो हमारा समर्थन है नीतीश कुमार को। यानी जिस नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम या बीजेपी के खिलाफ सेकुलर, तथाकथित सेकुलर नाम से पूरी तरह मुस्लिम वोटरों के लिए तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां बिछ जाती हैं, उनको वोट नहीं मिलता है। इस बार 30 से 35% वोट परसेंटेज मिला है अलग अलग सीट के हिसाब से देखें तो ओवैसी को। तो ये ओवैसी की पॉलिटिक्स क्या कह रही है? क्या फ्यूचर की कोई पॉलिटिक्स आप इसमें देखते हैं? क्योंकि अक्सर आप उस नब्ज को पकड़ते हैं जहां हम लोग देख नहीं पाते अभी। देखो, मैं आपको एक पुरानी मुझे मेरी जानकारी और इतिहास बता दूंगा। जब जनता पार्टी फूटी थी इसका रेफरेंस बहुत सारे लोग देते, लेकिन वो जो थी जनता पार्टी बनी थी उसके नानाजी देशमुख, मधुलिमय पहले सेक्रेटरी जनरल थे। ये दोनों पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, मधुलिमय और नानाजी देशमुख जी। तो जब पार्टी का फॉर्मेशन हो गया, चुनाव के नतीजे आए, गवर्नमेंट बनी, चरण सिंह गृहमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई ये बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो उस वक्त हमारे मुंबई में मधुलिमय का एक बढ़िया लेक्चर मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। बोले आज कल तक हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलते थे, आज हम जिस पार्टी में उसकी सरकार बनी है, लेकिन क्या इस सरकार को हम आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे? अगर इस सरकार की गलतियां हो जाती है तो पहले हमको बोलना जरूरी है, ना कि अपोजिशन को। क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार को हम सही ट्रैक पर रखेंगे तो ही चुनाव जीतेंगे, जनता का विश्वास सार्थ करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक थियरी पेश की थी कि हमारी ही पार्टी का, जनता पार्टी का सरकार है, लेकिन उसको हम क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव सपोर्ट करेंगे, यानी गुणात्मक सपोर्ट करेंगे, संख्यात्मक नहीं करना चाहिए। भले सरकार हमारी है, जो हम एक्चुअली ब्रिटेन वगैरह जगह देखते हैं जिसका मॉडल हमने उठाया है, वहां सरकार में बैठे हुए लोग भी, सरकार पक्ष में बैठे हुए लोग भी अपनी ही सरकार के खिलाफ वोट देने की हिम्मत करते हैं।
वो बोलते हैं नहीं ये गलत है, हमको मंजूर नहीं है। तो जिस ढंग से ओवैसी बोल रहा है वो क्वालिटेटिव सपोर्ट पर बोल रहा है कि अगर सीमांचल का विकास कर रहे हो तो उस योजना में, उस नीति में ओवैसी की पार्टी नीतीश के साथ खड़ी होगी, राज्यपाल को सिग्नेचर करके खत नहीं देगी, लेकिन अगर उस विषय पर अगर विधानसभा में वोटिंग वगैरह होती है तो हम नीतीश के साथ खड़े होंगे, क्योंकि सीमांचल का विकास हमें चाहिए। अच्छी बात बोली उन्होंने, यानी जिसको रियल डेमोक्रेसी बोलते हैं। बाकी उनका इस्लाम के बारे में क्या मत है वो मैं उनके खिलाफ जाऊंगा, लेकिन अगर वो अच्छी डेमोक्रेसी की नीति पर बोल रहे हैं तो हमको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। असलियत में वो एक बात बोल रहे हैं कि आज भी दिल्ली की मोदी सरकार जो है, पूरा विपक्ष जो है वो उनको क्वालिटेटिव सपोर्ट देने के लिए आगे आ जाए। ये ओवैसी की नीति का क्या बोलते हैं निचोड़ हो सकता है कि सीमांचल का विकास चाहिए, सीमांचल में हम नीतीश के साथ है विकास के लिए। तो अगर घुसपैठिए बाहर निकाले जा रहे हैं तो उसके सपोर्ट में विपक्ष को मोदी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही बात अलग विषय में अलग कारण से वो बोल रहे हैं, जो देश के लिए अभी देखो 3 किसान कानून थे, वो किसानों के फायदे के थे, लेकिन इसमें बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे में अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए था। तो ओवैसी जो बोल रहे हैं वो हम क्या होता है, हम सतर पर ऊपरी ऊपरी दिखता है वही उठाते हैं, उसकी जो गहराई होती है वो समझना जरूरी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्वालिटेटिव सपोर्ट देने के लिए नीतीश के साथ रहूंगा, लेकिन उनको अपने वोट के भागने का डर नहीं जो इनको रहता है हमेशा। ये लोग जो लोग सेकुलर पार्टियां हैं वो तो हमेशा अंधे होके वो तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे पे सरकार के खिलाफ खड़ी होती हैं, और एक ही डर होता है और तो कुछ होता नहीं कि मुसलमान ना भाग जाए, हमसे मुसलमान खुश हो जाए। और ये तो खुद ऐसी सरकार का कर रहे हैं जिसका अब गृह मंत्री तक बीजेपी का है, तो इनको डर नहीं है या ये नई पॉलिटिक्स है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये जो आज असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तानी लोगों को खुश करना, पाकिस्तानी मानसिकता के मुस्लिमों को खुश करना, ये पॉलिसी हमारे पूरे सेक्युलर पार्टियों की है, लेकिन ओवैसी की नहीं है। वो बोलता है मैं इंडियन मुस्लिम हूं, मुस्लिम रहूंगा और इंसाफ के लिए लड़ूंगा, लेकिन पाकिस्तान की साइड से बोलूंगा नहीं। तो किसी भी लिबरल पार्टी से ज्यादा ये नेशनलिस्ट बन जाता है। तो इसलिए उसका जो निचोड़ मैं वो कहता हूं कि उन्होंने जो कहा उसका मतलब इतना ही है कि हम नीतीश के साथ क्वालिटेटिवली खड़े हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए उस दिन बोला था कि मैं उनका समर्थन इस बात के लिए कर रहा हूं कि ये अच्छी बातों के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, ना कि वोट जाने से डरते हैं। और उनको मालूम, देखो एक बात होती है, आप सच्चा बोलने की हिम्मत रखो, सच बोलने वाले आपका सच सुनने के लिए भी उतनी हिम्मत रखते हैं। मोदी की सबसे बड़ी ताकत वही है, मोदी सच बोलने की हिम्मत करते हैं, तो सच सुनने की हिम्मत रखने वाले उनके पीछे एक एक करके कंसोलिडेट होते गए। कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई पॉलिटिकल साइंस वगैरह बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल उसमें कोई क्या बोलते हैं उसको उलझन वगैरह नहीं है। आप आंखें खोलो, सच्चाई देखो, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। जी धन्यवाद भाऊ, आपने बहुत लंबा समय दिया हम लोगों को। न्यूज पॉइंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर भाऊ से जो है समय उनका चुराते रहेंगे और उनके स्नेह की वजह से हमको समय मिलता रहेगा। इसीलिए आप लोगों को, आपकी तरफ से मैं भी भाऊ को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।